हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू द बेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ग्रेड जेनेसिस। लास्ट लेक्चर में हमने ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर को स्टडी किया था। आज हमारा चैप्टर है हमारा स्टाफिंग। क्या है बच्चों? स्टाफिंग चैप्टर को आज हम डिटेल में देखेंगे कि स्टाफिंग चैप्टर कहता क्या है। जैसे ये डायग्राम आपको बता रहा है, देखो काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ हैं, मतलब जो स्टाफिंग जो डील करेगा वो एम्प्लॉय से डील करेगा, जिसमें क्वालिफिकेशन, जिसमें ऑब्जर्वेशंस, एक्सपेरिमेंट्स, जिसमें टाइम के बेसिस पे, मतलब आपको जो एम्प्लॉयज़ चाहिए एज पर अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन, एज पर अकॉर्डिंग टू टाइम, राइट पर्सन एट राइट जॉब एट राइट टाइम चाहिए होता है। तो है क्या? देखो, अगर आपको स्टाफिंग प्रॉपर रखनी है तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है, अगर वो सक्सेस होना चाहती है तो सिर्फ फिजिकल और फाइनेंशियल सोर्सेज से वो सक्सेस नहीं हो सकती। उसका जो मेन सोर्स होता है ह्यूमन रिसोर्स। मान लीजिए एक हमारा टॉप लेवल है, उसमें मैनेजर्स हैं। मैनेजर्स भी क्या है? स्टाफिंग का ही क्या है? पार्ट है। एम्प्लॉयज नहीं है वो एक तरीके के, है ना। तो मैनेजर क्या है? एक स्टाफिंग का पार्ट ही है, जिसे हम कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट एसेट मानी जाती है हमारी ऑर्गेनाइजेशन की, क्योंकि जो भी काम करना है वो सब ह्यूमन रिसोर्स ने करना है। ह्यूमन एसेट नहीं फिजिकल और फाइनेंशियल रिसोर्सेज का यूज करना है। तो अगर हमारे पास एफिशिएंट वर्कर होंगे, एफिशिएंट पीपल्स होंगे, तभी हमारी ऑर्गेनाइजेशन सही तरीके से काम कर पाएगी और सक्सेसफुली वो रन कर पाएगी। तो सक्सेसफुली ऑर्गेनाइजेशन के लिए राइट पर्सन एट राइट जॉब पोजीशन, सही जगह पे सही पर्सन को आपको क्या करना पड़ेगा? अपॉइंट करना पड़ेगा। एफिशिएंट पीपल्स को हम अपॉइंट करेंगे। तो स्टाफिंग के मीनिंग पे आते हैं। अभी हमने पढ़ा डेफिनेशन क्या है बच्चों? फाइंडिंग द राइट पर्सन, राइट पर्सन, राइट जॉब, उसकी क्वालिफिकेशन भी सही होनी चाहिए और उसका टाइम भी सही होना चाहिए। मतलब जिस टाइम हमें एक एम्प्लॉय की जरूरत है उस टाइम हम क्या कर सके? उसे अपॉइंट भी कर सकें एज पर अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन। राइट पर्सन एट राइट जॉब एट राइट टाइम एंड प्रॉपर क्वालिफिकेशन। थ्रू स्टाफिंग फंक्शन मैनेजर्स फिल ऑल द जॉब्स क्रिएटेड बाय ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन। स्टाफिंग क्या क्या कंसिस्ट करता है? इसमें क्या क्या चीजें आती हैं बच्चों? मैन पावर प्लानिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, कंपनसेशन, प्रमोशन और मैनेजरल पर्सनल। ये जो वर्ड होता है, मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, हमेशा एम्प्लॉयज को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है बच्चों, हमें कौन से स्टाफ चाहिए? एफिशिएंट। अभी लास्ट स्लाइड में मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो स्टाफ होना चाहिए वो एफिशिएंट होगा, तभी हम मार्केट में अपना मेजोरिटी शेयर गेन कर सकते हैं। अगर हमारे पास इनएफिशिएंट स्टाफ होगा तो हम मार्केट में डाउन भी आ सकते हैं। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। आगे कहते हैं हमारी इंपॉर्टेंस क्या है। फर्स्ट इंपॉर्टेंस है फिलिंग द रोल्स बाय ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सनल। देखो, आपको क्या करना है? स्टाफिंग फंक्शन परफॉर्म करना है। स्टाफिंग फंक्शन परफॉर्म करने का मतलब आपको अपने एम्प्लॉयज को अपॉइंट करने हैं। हमने अभी यही पढ़ा था। एम्प्लॉयज को क्या करना है बच्चों? अपॉइंट करना है। क्या करना है बच्चों? अपॉइंट करना है। तो अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन पे कोई सीट खाली पड़ी है, वैकेंट पड़ी है, तो हम विद द हेल्प ऑफ स्टाफिंग फंक्शन हम क्या कर सकते हैं? उस पोजीशन को फिल कर सकते हैं। हमारे 5 फंक्शंस हैं ना, कौन कौन से थे? प्लानिंग था, ऑर्गेनाइजिंग था, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, यही थे। तो ये हमारा तीसरा फंक्शन ही तो हुआ। तो तीसरे फंक्शन के बिना हम डायरेक्टिंग कैसे कर पाएंगे? हम फोर्थ फंक्शन तक नहीं जा पाएंगे। किसे डायरेक्ट करेंगे अगर हम इंप्लॉयज को अपॉइंट ही नहीं करेंगे? ठीक है बच्चों, तो स्टाफिंग फंक्शन इज नीडेड टू फिल द जॉब पोजीशन। जो वैकेंसी खाली है, वैकेंट है, रिक्वायरमेंट है ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्प्लॉय की, तो उस पर्सन को अपॉइंट करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ स्टाफिंग। और कॉम्पिटेंट पर्सनल होना चाहिए, क्वालिफिकेशन भी उसकी अच्छी होनी चाहिए, एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, ये सब इसके अंदर आएगा। प्लेसिंग राइट पर्सन एट द राइट जॉब, सही पर्सन होना चाहिए सही जॉब पे, उसकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से उसको जॉब को क्या करना चाहिए? देनी चाहिए। अगर हम उसे क्वालिफिकेशन के हिसाब से उसको जॉब नहीं देंगे तो ऑर्गेनाइजेशन तो
सक्सेसफुली रन नहीं कर पाएगी ना। एम्प्लॉय तो चलो काम कर लेगा, टाइम पास कर लेगा, क्या सैलरी मिल रही है, चल करते रहते, चलता रहेगा, बट ऑर्गेनाइजेशन पे क्या पड़ेगा, उसको नेगेटिव एस्पेक्ट पड़ेगा। तो उसकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से उसे जॉब देनी चाहिए। ग्रोथ ऑफ एंटरप्राइजेस, अगर हम अच्छे तरीके से स्टाफिंग कर पाएंगे तो हमारी क्या रहेगी, ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ रहेगी। अगर हमने इनएफिशिएंट स्टाफ अपॉइंट कर लिया तो ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ नहीं हो पाएगी। बच्चों हमें कौन सा स्टाफ चाहिए, एफिशिएंट स्टाफ। कौन सा चाहिए बच्चों, एफिशिएंट स्टाफ चाहिए, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को कंटिन्यूस क्या करता रहे, सर्वाइवल में लाता रहे, कंटिन्यूस ग्रोथ होती रहे। फिर आता है ऑप्टिमलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब कौन से रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज। स्टाफिंग चैप्टर पढ़ रहे हैं तो ह्यूमन रिसोर्स की ही बात करेंगे। राइट पर्सन, अभी क्या बताया था बच्चों, राइट पर्सन, राइट जॉब एट राइट टाइम, ये चीज होनी चाहिए। तो हमने क्या करना है, अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को ऑप्टिमम बिल्कुल सही तरीके से यूज करना है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए काम कम है, इंप्लॉइज ज्यादा है ऑर्गेनाइजेशन में, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए काम ज्यादा है और इंप्लॉइज कम है ऑर्गेनाइजेशन पे। ये चीजें नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल ऑप्टिमम होना चाहिए। रिसोर्सेज को हमने यूज करना है, ना तो एक्सेस हो और ना ही शॉर्टेज हो। देन आता है हेल्प्स इन कंपीटिंग, क्या है बच्चों, हेल्प्स इन कंपीटिंग। देखो बच्चों हमारे पास फिजिकल रिसोर्सेज भी होते हैं और फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी होते हैं बिल्कुल। हमारे पास 3 तरह के रिसोर्सेज है मेन, फिजिकल है, फाइनेंशियल है, ह्यूमन रिसोर्स है। बट ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को कौन अचीव करता है, कौन हेल्प करता है अचीव करने में, हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज हेल्प इन कंपीटिंग। अगर हमारा अच्छा स्टाफ होगा, एफिशिएंट स्टाफ होगा, तो हम अपने कंपटीटर से इजिली क्या कर सकते हैं, उनसे जीत सकते हैं। आगे चलते हैं, इंप्रूव जॉब सेटिस्फेक्शन एंड मोराले ऑफ द एम्प्लॉइज। जॉब सेटिस्फेक्शन भी क्या होती है, इंप्रूव होती है। कहने का मतलब यह कि इंप्लॉइज हमें बिल्कुल क्वालिफाइड अपॉइंट करने चाहिए, जिससे क्या रहे, वो सेटिस्फाइड भी रहे, उनका मोराले भी क्या होता रहे, बढ़ता रहे। हमें क्या करना है, मोटिवेट करना है। की टू इफेक्टिवनेस ऑफ अदर फंक्शन, जो की टू इफेक्टिवनेस ये एक तरह की है। अगर हम गलत मतलब इनएफिशिएंट एम्प्लॉय अगर अपॉइंट कर देंगे तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली रन नहीं कर पाएगी। मतलब अगर हमें स्टाफिंग जो हमारा जो प्रोसेस है, हमारा जो फंक्शन है, ये क्या है, एक की है, एक चाबी की तरह काम करती है। अगर आपने एफिशिएंट स्टाफिंग की है तो भाई आपकी ऑर्गेनाइजेशन पक्का सक्सेसफुली रन करेगी, 100% सक्सेस मिलने ही वाली है। ये होता है हमारा की टू इफेक्टिवनेस ऑफ अदर फंक्शंस। ये हमने अभी पढ़े इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। अब आता है बच्चों स्टाफिंग एंड एचआरएम, मतलब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। क्या है बच्चों, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। स्टाफिंग और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बात करते हैं। देखो स्टाफिंग में हम क्या कर रहे हैं, हम इंप्लॉइज को अपॉइंट करते हैं। इंप्लॉइज को अपॉइंट करना मतलब रिक्रूटमेंट करना, सिलेक्शन करना, ये सब किसके अंदर, एक स्टाफिंग के अंदर आ रहा है। बट एचआरएम क्या है, एचआरएम का मतलब ये है कि जो हमारी क्या है बच्चों, जो हमारे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है। मतलब मान लीजिए एक सर्कल है हमारा, ये हमारी स्टाफिंग है, ये हमारी क्या है, स्टाफिंग है, ये हमारा एचआरएम है। क्या है बच्चों, एचआरएम। मतलब स्टाफिंग क्या है, एक पार्ट है एचआरएम का। तो स्टाफिंग एक आपका नैरो कंसेप्ट है। कौन सा कंसेप्ट है बच्चों, नैरो। और एचआर आपका एक वाइडर कंसेप्ट है। याद रहेगा कि स्टाफिंग जो है वो एचआर है, मतलब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का पार्ट है। ठीक है बच्चों, तो क्या लिखा हुआ है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस, जिसमें क्या क्या कंसीडर किया जाता है, नॉलेज, स्किल्स, क्रिएटिविटी। क्या मतलब ह्यूमन एलिमेंट्स की बात की जा रही है कि क्या नॉलेज है, क्या स्किल्स हैं, उसकी कितनी क्रिएटिविटी है एक एम्प्लॉय की, है ना, क्या टैलेंट है। ये हमारा क्या है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इसके अंदर हम ये भी देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन को कितने पर्सन्स की नीड है, रिक्रूटमेंट कितनी है, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, ये सब इसके अंदर आ जाएगा। आपको बेस्ट
आपको एम्प्लॉय सिलेक्ट करना है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन को अच्छा एम्प्लॉय सिलेक्ट करना है, उसे ट्रेन करना है, उसे डेवलप करना है, और कंपेंसेटिंग मतलब सैलरी वगैरह की बात कर रही है। किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? सैलरी का। अगर अच्छा काम करता है तो उसे रिवॉर्ड भी दिया जाएगा। सब एचआरएम में क्या क्या चीजें आ रही हैं? ह्यूमन रिसोर्स की जितनी भी नीड है, रिक्रूटमेंट है, आपको अच्छा इंप्लॉय सेलेक्ट करना है, मतलब बेस्ट इंप्लॉय आपको सिलेक्ट करना है, उसको ट्रेनिंग भी देनी पड़ेगी, उसको डेवलप भी करना पड़ेगा। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कह सकते हैं हम। कंपनसेशन देना पड़ेगा, अच्छा काम कर रहा है तो उसे रिवॉर्ड भी देना पड़ेगा। दैट इज अ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। क्या है बच्चों? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स क्या रहेंगे? एम्प्लॉयज की बात करता है, ट्रेनिंग, एम्प्लॉय रिक्रूटमेंट, कंपनसेशन, सक्सेस। ये सब हमारी क्या है? एचआरएम। कौन कौन सी एक्टिविटीज जो है एचआरएम के अंदर आती है, मतलब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर आती है? तो पहली हमारी एक्टिविटी है बच्चों, पहली हमारी एक्टिविटी है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। क्या बच्चों? ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग मतलब हमें कितने पर्सन्स चाहिए, हमें कितने इंप्लॉइज चाहिए हमारी ऑर्गेनाइजेशंस में, वो कहता है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। एक तो नंबर ऑफ इंप्लॉइज की बात करता है। किसकी बात करता है? नंबर ऑफ इंप्लॉइज की बात करेगा, और हमें किस तरह के इंप्लॉइज चाहिए ये भी हमें पता होना चाहिए। तो क्या कह रहा है? इट मींस डिटरमाइनिंग द नंबर एंड टाइप ऑफ पर्सनल, मतलब इंप्लॉइज की बात कर रहा है, जिससे जो वैकेंट जॉब्स हैं, वैकेंट पोजीशंस है, उसे हम फिल कर सकें। नेक्स्ट है एम्प्लॉइंग पीपल, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन और प्लेसमेंट, प्ले ऑफ पर्सनल। नेक्स्ट करियर ग्रोथ, जिसमें हम ट्रेनिंग और डेवलपमेंट की बात करेंगे। करियर ग्रोथ है, ट्रेनिंग मिलेगी, डेवलपमेंट मिलेगी, तभी ग्रोथ हो पाएगी इंप्लॉय की भी और ऑर्गेनाइजेशन की भी। परफॉर्मेंस अप्रेजल, परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब यह है कि एक ना रिपोर्ट होती है जिसमें इंप्लॉयज के बारे में बताया जाता है कि उसने क्या क्या काम किया, कितने बजे वो आता है, उसने टारगेट्स अचीव किए हैं नहीं किए, ये सब कुछ उसके अंदर मेंशन होता है। मतलब उसकी परफॉर्मेंस क्या है, परफॉर्मेंस अप्रेजल मतलब उसकी क्या परफॉर्मेंस है। किसकी परफॉर्मेंस? इंप्लॉयज की परफॉर्मेंस की हम बात कर रहे हैं बच्चों। यहां पे किसकी बात कर रहे हैं? इंप्लॉय की परफॉर्मेंस की बात करते हैं। जो भी उसने टारगेट्स अचीव कर रखे हैं, ये सब किसके अंदर आएगा? परफॉर्मेंस अप्रेजल में। मोटिवेशन करना पड़ेगा, मोटिवेट करना पड़ेगा। मोटिवेट कैसे करेंगे? आने वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स में। नेक्स्ट चैप्टर में आएगा फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। मतलब आप एक इंप्लॉय को मोटिवेट कर रहे हो, किस तरीके से मोटिवेट कर रहे हो? फाइनेंशियल इंसेंटिव दे रहे हो या नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव दे रहे हो, ये सब इसके अंदर आएगा। कंपनसेशन मतलब सैलरी की बात की जा रही है। जो उसको सैलरी दी जाएगी बच्चों, जो उसको सैलरी दी जाएगी एज पर अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन, एज पर अकॉर्डिंग टू एक्सपीरियंस दी जाएगी। ठीक है बच्चों। देन सोशल सिक्योरिटी देना, वेलफेयर करना लोगों का। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लॉयज को अपॉइंट भी करना है, बट हमें अपने सोसाइटी को भी क्या करना है? भला करना है, वेलफेयर करना है। जो इंप्लॉयज ने काम किए हैं, जो उनके रिगार्डिंग पॉलिसीज बनाए गए थे, उसे रिव्यू किया जाएगा। जो काम किया गया है उसे चेक किया जाएगा। क्या किया जाएगा बच्चों? चेक किया जाएगा। ठीक है बच्चों। अब आता है हमारा स्टाफिंग फंक्शन। क्या आता है? स्टाफिंग फंक्शन। तो ये प्रोसेस आपको याद करना पड़ेगा। कितने पॉइंट्स है? सिर्फ 8 पॉइंट्स। कितने पॉइंट्स है बच्चों? सिर्फ 8 पॉइंट्स है। मैन पावर रिक्वायरमेंट कितनी होगी? सबसे पहले तो रिक्वायरमेंट कितनी होगी, देन रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट के बाद ही तो सिलेक्शन होगी। पहले रिक्रूटमेंट करोगे तो सिलेक्शन हो पाएगी ना, सिलेक्ट करोगे तो प्लेसमेंट और ओरिएंटेशन करेंगे। अभी डिटेल में पढ़ेंगे, एक बार आपको ऊपर ऊपर से गो थ्रू कर दूं। ट्रेनिंग दोगे, देन ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के बाद उसकी परफॉर्मेंस देखी जाएगी, परफॉर्मेंस के बेसिस पे प्रमोशन, और उसके हिसाब से उसको पैसा दिया जाएगा। तो करते हैं शुरू बच्चों। हमारा पहला पॉइंट क्या था? एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। भाई कितने पर्सन चाहिए, किस टाइप के पर्सन चाहिए, मतलब इंप्लॉयज की बात कर रहा हूं मैं। पर्सन का मतलब यहां पे इंप्लॉयज की बात कर रहा हूं कि हमें एस्टिमेशन कितने चाहिए, नंबर ऑफ इंप्लॉयज और टाइप्स ऑफ इंप्लॉयज कितने चाहिए आने वाले टाइम पे, एक ऑर्गेनाइजेशन को कितने इंप्लॉयज चाहिए, क्या मैन पावर रहेगी, ये फाइंड आउट करना एक किसका फंक्शन है? स्टाफिंग का। तो मैन पावर रिक्वायरमेंट इज नॉट ओनली टू फाइंड द नंबर ऑफ पीपल। सिर्फ हम ये नहीं कह रहे कि हमें इतने नंबर्स चाहिए, हमें
टाइप ऑफ पीपल का पता भी होना चाहिए। मतलब हमें यह भी पता हो कि कितने इंप्लॉयज हमें चाहिए, और साथ में हमें यह भी पता हो कि किस तरह के हमें इंप्लॉयज चाहिए, क्या उनकी क्वालिफिकेशंस रहेंगी, क्या उनका एक्सपीरियंस रह रहा है, यह सब इसके अंदर आएगा। 3 स्टेप्स हैं। इन 3 स्टेप से आप क्या कर सकते हो, मैन पावर रिक्वायरमेंट का पता लगा सकते हो। कैसे? सबसे पहले वर्कलोड एनालिसिस। क्या है बच्चों? वर्कलोड एनालिसिस। वर्कलोड एनालिसिस क्या कहता है? देखो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस पे कितना वर्क है, लोड है, कितना वर्कलोड है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन पे कितना काम है, कितना वर्क का बर्डन है, उसकी बात कर रहा है ये। वर्क लोड, कितना लोड है काम का, जिस हिसाब से हमें बर्डन ज्यादा ऑर्गेनाइजेशंस में, उस हिसाब से हमें एम्प्लॉयज भी ज्यादा चाहिए होंगे। क्या है? वर्कलोड एनालिसिस। क्वेश्चन यहां से आएगा, पक्का आएगा, लिखवा लो। ठीक है बच्चों, प्लीज इसको फोकस में रखना। वर्क फोर्स एनालिसिस, थोड़ा पहले आपको बता दूं कि लिखा क्या हुआ है। वर्कलोड में क्या लिखा है? दिस रिक्वायर फाइंडिंग नंबर एंड टाइप ऑफ इंप्लॉइज। कितने आपको इंप्लॉइज चाहिए, किस तरह के इंप्लॉइज चाहिए, ये सब वर्कलोड एनालिसिस में आ जाएगा। वर्क फोर्स एनालिसिस ये बात करेगा एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स। आपको ये कीवर्ड याद रखना है, एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स की मतलब कि कितने इंप्लॉइज अभी भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। क्या आपको और ऑर्गेनाइजेशंस में काम की जरूरत है, मतलब इंप्लॉइज और चाहिए? अगर चाहिए तो उसे और पॉइंट किया जाए। वर्कफोर्स कितनी है, कितने लोग एग्जिस्टिंग इंप्लॉइज हैं, मतलब आपको एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स मतलब एग्जिस्टिंग इंप्लॉइज कितने हैं जो ऑलरेडी आपकी ऑर्गेनाइजेशन में हैं। ठीक है, और हाउ मेनी ऑफ देम आर ओवरबर्डन एंड अंडरबर्डन। कौन उसमें से ओवरबर्डन में है, कौन उसमें अंडरबर्डन में है, ये भी हमें पता होना चाहिए। ये सब वर्कफोर्स के अंदर आएगा। अब कंपैरिजन करेंगे, मतलब कंपैरिजन भी क्या करेंगे, कहने का मतलब ये है वर्कलोड एनालिसिस प्लस वर्कफोर्स एनालिसिस को हम अगर जोड़ देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, हम उसे कह देते हैं कंपैरिजन। क्या कहते हैं? कंपैरिजन कह देते हैं। कहने का मतलब है एक्सेस ऑफ वर्कलोड ओवर वर्कफोर्स। तो हमारा क्या होगा, क्या होगा बच्चों उस टाइम ओवरबर्डन रहेगा। क्या रहेगा बच्चों? ओवरबर्डन, सॉरी ओवरबर्डन नहीं, अगर हमारा वर्कलोड क्या है, वर्कलोड क्या है बच्चों, ज्यादा है वर्कफोर्स से, तो क्या रहेगा बच्चों? अंडर स्टाफिंग में रहेगा। किस में रहेगा? एक्सेस ऑफ वर्कलोड ओवर वर्कफोर्स। और दूसरा है, और हमें पर्सन भी ज्यादा पॉइंट करने पड़ेंगे, पर्सन ज्यादा पॉइंट करेंगे तभी ये मैच करेगा, अदरवाइज मैच नहीं कर पाएगा। फिर आता है, क्या कह रहा है ये? एक्सेस ऑफ वर्कफोर्स ओवर वर्कलोड। क्या कह रहा है बच्चों? नेक्स्ट आता है हमारा कंपैरिजन। क्या आता है बच्चों? कंपैरिजन। वर्कलोड प्लस वर्कफोर्स की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है बच्चों? वर्कलोड प्लस वर्कफोर्स। क्या कहता है? एक्सेस ऑफ वर्कलोड ओवर वर्कफोर्स। अगर हमारा वर्कलोड ज्यादा है कंपेयर टू वर्कफोर्स से, तो हमें और पर्सन अपॉइंट करने पड़ेंगे। नहीं करने पड़ेंगे, मतलब हम अंडर स्टाफिंग में चल रहे थे। अब रिवर्स कर दो, हमारा वर्कफोर्स ज्यादा है और इतना काम ही नहीं है, तो ओवर स्टाफिंग हो गया। ठीक है बच्चों, याद रहेगा। वर्कलोड का मतलब काम ज्यादा है और पर्सन कम है, तो आपने अंडर स्टाफिंग कर रखी है, आपको और पर्सन अपॉइंट करने चाहिए। दूसरा कौन सा था? वर्क फोर्स हमारा क्या है? ज्यादा है, वर्कलोड कम है, तो आपने ओवर स्टाफिंग कर रखी है, आपने ज्यादा अपॉइंट्स कर रखे हैं इंप्लॉइज। तो ओवर स्टाफिंग का मतलब आपने ज्यादा अपॉइंट कर रखे हैं बट काम क्या है? कम है। फिर आता हमारा रिक्रूटमेंट। सेकेंड स्टेप क्या है हमारा? रिक्रूटमेंट। फर्स्ट स्टेप क्या था? मैन पावर की रिक्वायरमेंट। सेकंड है हमारा रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट ये कहता है कि भाई जो हमारे आने वाले टाइम के हमारे जो एम्प्लॉइज हैं वो कितने इंड्यूस हैं, मतलब कितने अट्रैक्ट होते हैं कि भाई इस कंपनी में रिक्रूटमेंट निकली है, वहां पे जाके हम अप्लाई करते हैं। दिस इज अ रिक्रूटमेंट। दिस इज अ रिक्रूटमेंट। क्या कह रहा है? इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इंड्यूसिंग द पीपल टू अप्लाई फॉर द जॉब इन द ऑर्गेनाइजेशन इफ वी फुलफिल द रिक्वायरमेंट फ्रॉम इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन।
अभी हम पढ़ेंगे, इसमें हम दो तरह की ऑर्गेनाइजेशन, दो तरह से रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। एक इनसाइड होती है, एक आउटसाइड होती है। दो तरह की होती है। इनसाइड का मतलब ऑर्गेनाइजेशन के इनसाइड, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही क्या करना, एम्प्लॉयज को अपॉइंट करना। आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन, आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन मतलब ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से। इनसाइड में दो चीजें आती हैं, ट्रांसफर्स एंड प्रमोशन, जो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल है, इतना पैसा भी नहीं लगता है। कहने का मतलब ये है, चाहे आप इनसाइड से करें चाहे आप आउटसाइड से करें, आपको रिक्रूटमेंट तो करनी पड़ेगी। अभी इसको डिटेल में हम स्टडी करेंगे। देन आता है हमारा सिलेक्शन। क्या आता है बच्चों? सिलेक्शन। क्या आ रहा है बच्चों? सिलेक्शन। किस पर्सन को हमने सिलेक्ट करना है, किस पर्सन को हमने क्या करना है, सेलेक्ट करना है। दैट इज अवर सिलेक्शन। इट रेफर्स टू चूजिंग द मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट। देखो काफी सारे कैंडिडेट्स हैं यहाँ पे, बट उसमें से किसको सिलेक्ट किया है? एक को सिलेक्ट किया है, जो सबसे ज्यादा सुटेबल कैंडिडेट होगा उसे हम सिलेक्ट कर देंगे। किसके बेसिस पे करेंगे? टेस्ट लिए जाएंगे, इंटरव्यूज कंडक्ट होंगे, और भी काफी सारे साइकोलॉजिकल टेस्ट, इंटरेस्ट टेस्ट, ये सब अभी इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि एम्प्लॉइज को सेलेक्ट करना है, और ये तो रिजेक्ट हो जाएंगे ना, फिर ये क्या हो जाएंगे? रिजेक्ट हो जाएंगे। तो सिलेक्शन आपका कौन सा प्रोसेस बन जाता है? नेगेटिव बन जाता है। रिक्रूटमेंट कौन सा था? रिक्रूटमेंट, ये बात याद रखना, रिक्रूटमेंट पॉजिटिव प्रोसेस है, याद रखना पेपर में आएगा ये चीज। और जो स्टाफिंग है ये आपका नेगेटिव एस्पेक्ट है, नेगेटिव प्रोसेस है। ठीक है बच्चों, क्या कहता है? प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। क्या कह रहा है? प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। आप क्या कर रहे हैं, जहां पे जरूरत है, जहां पे पर्सन्स की जरूरत है, वहां पे आप पर्सन्स को क्या करते हो? सिलेक्ट करते हो, अपॉइंट करते हो। देखो प्लेसमेंट का मतलब ये है कि पर्सन्स को अपॉइंट करना। ओरिएंटेशन का मतलब ये होता है कि जो एग्जिस्टिंग इंप्लॉयज हैं और जो हमारे न्यू इंप्लॉयज अभी ऑर्गेनाइजेशन में आए हैं उनसे बातचीत करवाना। दैट इज अवर ओरिएंटेशन। मतलब उनकी क्या करवाना? इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू इंप्लॉयज टू द एग्जिस्टिंग इंप्लॉयज, इसे कहते हैं ओरिएंटेशन। ये तो करवाई जाती है कि अगर कोई नया इंप्लॉय आया है तो वो क्या अनसेटिस्फैक्शन फील ना करे, डिमोटिवेटेड फील ना करे, कि कोई यहाँ पे अनसिक्योर ना फील करे कि यहाँ पे भाई कोई बुलाता नहीं एक दूसरे को, ऐसा कुछ क्या रहे, फ्रेंडली इन्वायरमेंट के तौर पे इसको रखा जाता है। क्या कहते हैं? फ्रेंडली इन्वायरमेंट के पॉइंट पे। ठीक है बच्चों, प्लेसमेंट का मतलब जो जगह खाली वहां पे पर्सन को अपॉइंट कर देना, जो आपने सिलेक्ट कर रखा है, दैट इज अवर प्लेसमेंट। दैट इज अवर प्लेसमेंट। ठीक है बच्चों, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अब आपको ट्रेनिंग भी देनी पड़ेगी, अब आपको डेवलपमेंट भी करनी पड़ेगी। करनी पड़ेगी ना? कैसे करोगे? मोटिवेट करना पड़ेगा। अगर आप इंप्लॉइज को ट्रेनिंग नहीं दोगे तो वो ट्रेंड कैसे हो पाएंगे? ट्रेंड नहीं हो सकते। अगर आप इंप्लॉइज को ट्रेनिंग नहीं दोगे तो वो इनएफिशिएंट तरीके से काम करेंगे। मतलब इनडायरेक्टली हमारा अफेक्ट किस पे पड़ता है? किस पे पड़ता है बच्चों? हमारी ऑर्गेनाइजेशन पे इसका अफेक्ट पड़ता है। तो ट्रेनिंग देना जरूरी है टू इंप्रूव द कंपिटेंस ऑफ द एम्प्लॉइज एंड टू मोटिवेट देम। इट इज नेसेसरी टू प्रोवाइड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। देखो मुझे ट्रेनिंग का मतलब क्या है? ट्रेनिंग का मतलब यह कि उसको काम सिखा रहे हैं कि इस तरीके से काम करना है, इस तरीके से काम करना है। जो आपके पास स्किल्स हैं उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करवाते हैं। थियोरेटिकल स्किल्स को आपको प्रैक्टिकली जब लेके आते हैं, दैट इज अ ट्रेनिंग। डेवलपमेंट करना मतलब ट्रेनिंग भी दी जा रही है, आपको और नॉलेज भी प्रोवाइड की जा रही है रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशन, रिलेटेड नॉन ऑर्गेनाइजेशन। ये सब क्या है? डेवलपमेंट। एक एक पर्सन की एफिशिएंसी को इंक्रीज करना, उनकी जो उनकी वेज सैलरी है उसे भी इंक्रीज करना, उनका पोजीशन है उसे भी बढ़ाना। दिस इज अ डेवलपमेंट। फिर आता है परफॉर्मेंस अप्रेजल। देखो बच्चों, परफॉर्मेंस के बेसिस पे, परफॉर्मेंस के बेसिस पे ही किसकी परफॉर्मेंस? एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस के बेसिस पे ही क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉयज होते हैं उन्हें आगे बढ़ाया जाता है। उन्हें प्रमोट करना है या नहीं करना? उन्हें प्रमोट करना है या नहीं करना? किसके बेसिस पे देखा जाएगा बच्चों? परफॉर्मेंस अप्रेजल। कि भाई कितना काम किया है, कितने टारगेट्स अचीव किए हैं, टाइम पे आ रहा है या नहीं आ रहा, कितनी छुट्टियां की हैं, ये सब परफॉर्मेंस अप्रेजल के अंदर आता है। क्या उसने टारगेट अचीव किया या नहीं किया?
तो उसको पहले से स्टैंडर्ड बता दिए जाते हैं, वह स्टैंडर्ड्स आपने अचीव किए हैं नहीं किए, उसके बेसिस पे आप क्या करते हो, परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करते हो। ठीक है बच्चों, एक तरह से फीडबैक रिपोर्ट होती है जो परफॉर्मेंस अप्रेजल के बेसिस पे होती है। फिर आता है प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग। अब मैंने क्या कहा, परफॉर्मेंस अप्रेजल, भाई उसने ये काम किया है, इतने टारगेट्स अचीव किए हैं, लेट आ रहा है जल्दी आ रहा है, ये सब इसकी क्या है, परफॉर्मेंस अप्रेजल पर एक परफॉर्मेंस रिपोर्ट है इंप्लॉइज की, उसके बेसिस पे उसकी प्रमोशन की जाएगी। अब जब प्रमोशन की जाएगी उसको पैसा भी ज्यादा दिया जाएगा, उसकी सेटिस्फेक्शन भी ज्यादा होगी और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाएगी। जब उसकी पोजीशन बढ़ जाएगी तो बच्चों तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी ना, बिल्कुल बढ़ेगी। ये होता है हमारा प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग, जहां पे हम प्रमोशन एंड अपॉर्चुनिटीज की बात करते हैं। कंपनसेशन, वही पैसे सैलरीज की बात कर रहे हैं। जो एक पर्सन है जो काम करता है, क्या ले रहा है, पे ले रहा है, रिवॉर्ड लेगा, या कोई भी इंसेंटिव्स हो सकते हैं, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स भी हो सकते हैं, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स भी होंगे, दोनों ही इसके अंदर आएंगे। ये हमारा क्या है, कंपनसेशन है। क्या है बच्चों, कंपनसेशन है। मतलब डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट तरह की, दो तरह की हमारी क्या होती है, कंपनसेशन होती है, दो तरह की पेमेंट्स होती है। डायरेक्ट मतलब आपके वेजेस, आपकी सैलरी की बात कर रहा है। इनडायरेक्ट का मतलब आपको मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड कर दी, आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड कर दिया। ये क्या है हमारा, देखो अब आता है, ये क्या था हमारा, इनडायरेक्ट पेमेंट था। डायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट में टाइम बेस और परफॉर्मेंस, कितने टाइम, मतलब वेजेस दी जा रही हैं डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे। परफॉर्मेंस, उसकी परफॉर्मेंस कितनी है, कितने यूनिट्स उसने बनाए हैं, ये सब किसके अंदर आएगा बच्चों, परफॉर्मेंस बेस पे डायरेक्ट है में। ठीक है बच्चों, कुछ कंपोनेंट्स हैं, इसको हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करते हैं। थैंक यू बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और इस चैप्टर को हम दोबारा से क्या करेंगे, पहले रिवाइज करवाएंगे, देन हम आगे चलेंगे। थैंक यू बच्चों।